नमस्कार दर्शकों, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम कोई एक ऐसा मुद्दा लेकर, कोई एक ऐसा विषय लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं जो विषय आम जनमानस के उससे रिलेटेड होता है, आम जनमानस को प्रभावित करता है। आज का मुद्दा बहुत अहम है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं, कारण एवं समाधान। आप सभी जानते हैं कि पिछले करीब 1-1.5 महीने में हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, उन आपदाओं से कोई भी व्यक्ति जो है वो अछूता नहीं रह गया है। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं और इन आपदाओं के कारण क्या हैं, इन आपदाओं के समाधान क्या हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में जो एक्सपर्ट हमारे साथ आए हैं, पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। हमारे बीच आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बी.आर. ठाकुर। डॉक्टर बी.आर. ठाकुर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप स्टेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मिटिगेशन पर्पस के लिए जो एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, आप उस कमेटी के मानद सदस्य हैं। डॉक्टर बी.आर. ठाकुर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 1.5-2 महीने में इतनी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, चाहे वो भूस्खलन की घटनाएं हों, चाहे वो बादल फटने की घटनाएं हों, चाहे वो नदियों के जलस्तर में वृद्धि और उसके फलस्वरूप नदियों ने जो अपना रास्ता बदला है, इससे हिमाचल वासी अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जो एक के बाद एक लगभग हर ज़िले में आ रही हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हैं, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कहीं ये प्राकृतिक आपदाएं मानव के द्वारा, हमारे स्वयं के द्वारा आमंत्रित की हुई तो नहीं है। धन्यवाद सूद साहब। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी आवाज़ रखने का, एक भूगोल शास्त्री होने के नाते। हिमाचल प्रदेश में एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ की काफ़ी समस्याएं हैं। अगर प्राकृतिक आपदाओं के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर भूकंप और भूस्खलन, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और फॉरेस्ट फायर्स की समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं जी। और पिछले 55 दिनों से हिमाचल प्रदेश का इन आपदाओं से ज़्यादातर जो है एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स काफ़ी हुई हैं और कम से कम 12,000 करोड़ का असेसमेंट जो लॉस हुआ है और काफ़ी लोगों की 318 लोगों की जान गई है और 12,000 के आसपास हमारे जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स कंप्लीटली या पार्शली जो है वो प्रभावित हुए हैं। इनका जो कारण है वो ये है, अगर रिसेंट IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट है 2019 की, सितंबर 2019 में ये रिलीज हुई थी, इसके मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय जो रीजन है वो काफ़ी वल्नरेबल होने वाला है और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जिसमें आपका फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं और लैंडस्लिप्स की समस्याएं जो हैं वो, इवन उसमें लैंडस्लाइड शब्द भी जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा है और क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से पूरी दुनिया का एक प्रभावित हो रही है और IPCC की रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि एक्सेसिव रेनफॉल जो साउथ वेस्ट मानसून है हमारा, उसके साथ साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं, मेडिटेरेनियन रीजन से जो हवाएं उठती हैं वो ज़्यादातर जो है वो सर्दियों में प्रभावित करती थी, लेकिन इस बार गर्मियों में भी जो है उन्होंने प्रभावित किया है। तो दोनों का एक्सेंचुएटेड इफेक्ट हुआ और उसकी वजह से आप देखेंगे कि हिमाचल में 350 से 400% जो है वो ज़्यादा बारिश हुई है। और इसका दूसरा जो मेजर कारण ये है कि दुनिया में जो 20वीं शताब्दी में पॉपुलेशन बढ़ी है और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हुआ है, 4.4 बिलियन लोग जो हैं वो 110 वर्षों में पिछले पृथ्वी के ऊपर जो हैं वो बढ़े हैं। और आपने देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट बिलियन मार्क है हमने 1804 में जो है वो प्राप्त किया था, उसके बाद 123 वर्षों में सेकंड बिलियन मार्क आया, लेकिन अभी 8 बिलियन मार्क लास्ट ईयर सितंबर में 2022 में हम 8 जो अरब की पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में हुई है। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो हुआ है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और हिमाचल प्रदेश को भी इस क्लाइमेट चेंज की वजह इसका जो है वो शिकार होना पड़ा है।
जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि ये ग्लोबल जो फिनोमेना है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से उसका एक असर है और हिमाचल प्रदेश में ये प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, ये एक ग्लोबल एक फिनोमेना है और उसके फलस्वरूप आ रही है। डॉक्टर साहब आपने हिमाचल में एक्सेसिव रेंज की बात की। मौसम विभाग की सूचनाएं हम लगातार अपने समाचारों में देते रहते हैं। अक्सर ये कहा जा रहा है कि शायद पिछले कई दशकों का जो रिकॉर्ड है इस बार वो बारिश ने तोड़ दिया है, जबकि हम राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि रेन डेफिसिट चल रहा है। शायद पिछले 100-105 वर्षों में जो बारिश हुई है, बाकी अगर हम हिमाचल प्रदेश या दूसरे पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में जो है वो बारिश कम हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उस पर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या वजह है। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इस बार अगस्त का अगर आप आईएमडी का डेटा देखेंगे तो आईएमडी का डेटा के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी राज्यों को छोड़ करके दूसरे इंडिया में 7% जो डेफिसिट आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका मेन कॉज भी जो है वो आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार कैसा होता है, देखिए जब बारिश होती है हमारे हिंदुस्तान की जो सारी की सारी जो बारिश है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है और एक थर्मल कॉन्सेप्ट होता है। थर्मल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब गर्मियाँ आती हैं तो पूरे उत्तरी भारत में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है, यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो डेवलप होता है और हमारे जो सराउंडिंग ओशंस हैं जैसे हिंद महासागर है तो वहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो जब, और इस बार चीन में भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है और हमारा जो तिब्बत का पठार है उसकी भी जब हीटिंग होती है तो उनकी वजह से भी जो है वो लो प्रेशर डेवलप होता है। तो ये जब लो प्रेशर डेवलप हुआ तो जो मॉइस्ट लेडन बेंड्स हैं हिंद महासागर से और जो मैंने आपको बताया कि भूमध्य सागर से जो हवाएं हैं उनके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये बारिश हो रही है। और ये हमें आईपीसीसी के अकॉर्डिंग जो दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी हैं, हमारे जलवायुविद हैं, उनके इशारों के अकॉर्डिंग भी और उनकी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। जी, अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो सवाल सभी को परेशान कर रहा है और शायद हमारे, आपके और सभी दर्शकों के जहन में है कि आज हम ग्रोथ की बात करते हैं। हम सभी को जो है विकास चाहिए और विकास के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सड़कों का जाल बिछा हो, 2 लेन्स हों, 4 वे लेन्स हों और गांव-गांव जो है वो सड़कों से जुड़े हों, तभी हमारी आर्थिकी जो है वो आगे बढ़ेगी, लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ये अपनी आर्थिकी को बढ़ाने के चक्कर में या विकास को जो है आगे बढ़ाने के चक्कर में इस पहाड़ी राज्य पर जो हमने जगह जगह सड़कें बनानी शुरू की, 2 लेन्स को 4 लेन्स से भी शायद हम आगे की सोचने लगे हैं, तो कहीं इस विकास में आगे बढ़ने के लिए हमने कहीं प्रकृति से कोई अनुचित छेड़छाड़ तो नहीं कर दी जिसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन से जहाँ तक मेरा अभिप्राय है कि ये जो भूस्खलन हो रहा है कहीं ये हमने जो ये प्रकृति से अनुचित छेड़छाड़ की है उसकी वजह तो नहीं है? ये बहुत ही प्रासंगिक और व्यवहारिक प्रश्न है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो सड़कें जो हैं वो एक लाइफलाइन का काम करती हैं जी। और सड़कें जब बनती हैं तो एक गांव का दूसरे गांव के साथ संपर्क होता है, गांव का शहर के साथ होता है, गांव का मार्केट के साथ होता है, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और स्टेट हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्टिविटी बनती है और इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी किसी भी प्रदेश के लिए एक आर्थिक विकास का सूचक के तौर पर भी माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जब आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ कई नदी और नाले भी होते हैं, तो ये कहना कि यहाँ पर आपदाएं होती रहेंगी और उसकी वजह से अगर हम विकास नहीं करेंगे तो ये सोचना थोड़ा मुझे लग रहा है कि अनुचित रहेगा। लेकिन ये जो आपने मूल प्रश्न पूछा है कि प्रकृति के साथ कितनी छेड़खानी हो रही है, जहाँ तक सड़कों के निर्माण की बात हम करते हैं तो सड़कों का बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम सड़कों का निर्माण करते हैं तो उसका जो रूट अलाइनमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सड़कों का अलाइनमेंट जो है वो कहाँ से होना चाहिए और सड़कों के लिए उसकी जियो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा होता है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ की रॉक प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं और सॉइल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, और जब सड़कें बनती हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जैसे ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज सीपेज होती है ग्राउंड वाटर की
जो रेनफॉल पानी आता है, रेन वाटर की वजह से जब सीपेज होती है तो सड़कों के क्रम्बल होने की और कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जब हम सड़कों की गाँव तक जो सड़कें जा रही हैं, अभी एक जो ठेकेदारी व्यवस्था आई है उसमें जो डेवलपर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास एलिजिबल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। मिनिमम एक सिविल इंजीनियरिंग उनके पास होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर अगर आपने भी देखा होगा कि पहाड़ों में इंटीरियर्स में लोग इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और उनको इवन सड़कों की जो इंजीनियरिंग है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे सड़क की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, उसका रेडियस कैसा होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका ड्रेनेज प्लान कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान नहीं होता है। तो उसके लिए जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो ये हम ये कहेंगे कि जो 4 लेनिंग हो रही है, 2 लेनिंग हो रही है, जब भी हम वाइडनिंग करते हैं तो कम से कम जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमारे उनकी वजह से जो लैंडस्लाइडिंग होती है वो ना हो। आपने बिल्कुल ड्रेनेज की बात की और सीपेज का भी जिक्र किया। इस बार की बरसात में अक्सर ये देखा गया, हम भी जब सड़कों पर चल रहे थे या वाहन सड़कों पर चल रहे थे, तो वो एक तो बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो जितना पानी सड़कों पर गिर रहा था या पहाड़ों से आ रहा था, तो ऐसा लगता था जैसे ड्रेनेज की कोई व्यवस्था है ही नहीं, या जो पुरानी ड्रेनेज की व्यवस्था थी वो उसमें गाद फंस गई है, मलबा फंस गया है जिसको साफ़ नहीं किया गया है, और फिर वो पानी किसी एक जगह पर इकट्ठा होता हुआ जब किसी पहाड़ से नीचे गुजरता है तो शायद वो किसी गांव का नुकसान करता है या किसी दूसरे क्षेत्र का नुकसान करता है। तो शायद आपने बहुत बढ़िया इशारा किया कि सड़कें बनाना जुर्म नहीं है, विकास होगा तो सड़कें तो बनेगी, लेकिन सड़कें कैसी बनाई जाए उसके लिए जो क्वालिफाइड, जो ख़ास तौर पे ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना होगा। आपदाएं आई हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं, और इन आपदाओं ने हमें इस कदर डरा दिया कि अब रात में अगर बरसात होती है तो लोगों को नींद नहीं आती, लोग जाग जाग कर ईश्वर का नाम लेकर जो है रातें गुजार रहे हैं। ये आपदाएं न आएं, इस दिशा में सरकार का क्या दायित्व है, और ये आपदाएं न आएं इसमें मानव का क्या एक भूमिका रह सकती है, इस दिशा में कृपया आप हमें बताएं। हिमाचल जैसे एरिया में यहाँ पर क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन जोन है और लैंडस्लाइड्स प्रोन जोन है, क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं और फॉरेस्ट फायर्स भी होती हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र होने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि आपदाएं ना आएँ तो ये एक महज कल्पना ही होगी, क्योंकि माउंटेनियस एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स और स्टीप स्लोप की वजह से जो हैं वो ये समस्याएं तो रहती हैं। लेकिन हम डिजास्टर्स को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए अगर आप देखेंगे हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और ये सभी अथॉरिटीज़ जो हैं वो नेशनल हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करती हैं, और इनमें एक सिम्बाइसिस का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई डिजास्टर आता है तो सरकारों का ये दायित्व रहता है कि हम किस प्रकार से उस डिजास्टर को मिटिगेट कर सकें। जी बिल्कुल। मैं इसके लिए एक थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की क्या भूमिका है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक साइकिल होता है अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एक साइकिल होता है किसी भी डिजास्टर को हम कैसे मिटिगेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कई बार हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो हमारा जो अवेयरनेस लेवल ये है, ये कहता है कि आप जो है वो हेलमेट पहन करके ही जो है वो ड्राइव करें। तो इससे लेकिन कई बार लोग जो हैं वो इस अवेयरनेस की ये जो बात होती है उसको नहीं मानते हैं, और उसको फिर हम गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, अगर आप एक स्टेप जो है वो आगे जाएंगे तो सेंसिटाइजेशन होता है कि जो लोग हेलमेट पहने हुए जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो आप उनको फाइन लगाएं, तो वो एक सेंसिटाइजेशन का लेवल है। और अगर आप आगे जाएं, फॉर एग्जांपल इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए जिससे अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है लेकिन अगर आप 2 व्हीलर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो वो गाड़ी चलेगी ही नहीं।
जी। इस प्रकार से गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है। जैसे हम सड़कों की बात करते हैं तो सड़कें बनाने के लिए भी जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल जो है वो पहला पैरामीटर जो है वो हमारे पास रहता है। आपने एक स्ट्रेच 8 किलोमीटर सड़क फॉर एग्जांपल बना दिया है, तो सेकंड लेवल जब आप सेंसिटाइजेशन में आएंगे, लेकिन उस सड़क का जो है वो अगर लाइफ स्पैन 15 वर्ष एस्टिमेट किया गया था, वो 5 वर्ष में ही या 1 साल के बाद जो है वो टूट जाती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए और उनके ऊपर हैवी पेनल्टी अलोंग विद उसका जो मेंटेनेंस है उस स्ट्रेच का जो है वो लगना चाहिए। और अगर आप जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लेवल में आएंगे तो उस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको जो है उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट अगर जब इस प्रकार से काम करेगी तो मुझे लग रहा है कि एक साइकिल जो है वो हमारा पूरा होगा। और दूसरा जो प्रश्न आप कह रहे हैं कि आदमी का क्या रोल है या कम्युनिटी का क्या रोल जो है वो आपदाओं को मिटिगेट करने में रह सकता है, इस वर्ष आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जो है वो लॉस हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमें सबक जो है वो इतिहास से सीखने चाहिए। मैं एक आपको हिस्टोरिकल एग्जांपल जो है वो देना चाहूँगा। अमेरिका और वियतनाम का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका एक महाशक्ति थी, परमाणु शक्ति थी, लेकिन वियतनाम एक एग्रीकल्चरल कंट्री के तौर पर था, छोटा सा राष्ट्र था। लेकिन आप देखेंगे कि वियतनाम ने जो है वो अमेरिका को जो है वो हरा दिया था। उसका जो वैसे तो बहुत कारण थे, लेकिन एक प्राइम कारण ये भी था क्योंकि अमेरिका ने उस लड़ाई को, अमेरिका की सरकार ने और सेना ने जो है वो लड़ाई लड़ी, लेकिन वियतनाम में जो आम जनता थी, आम जनता ने जो है वो उस लड़ाई को लड़ा, उनके लिए एक नेशनल प्राइड जो है वो बना था। तो मुझे लग रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है, अगर हम हिमाचल के सारे लोग, जितना भी कर्मचारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, विद्यार्थी हैं, अगर और जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो अपनी यथा योग्यता के अनुसार अगर हम समाज को योगदान देते हैं, चाहे वो वित्तीय है, चाहे वो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट है या मशीनरी है, और आम जनता, जैसे मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी कैसे इसको जो है वो आपदा को मिटिगेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी गांव सड़कों से प्रभावित हुए हैं, अगर वहाँ के लोग मिलजुल करके श्रमदान करें तो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी आपदा जो है वो रहेगी, और हम लोग जो है वो दोबारा सुचारू रूप से जो है वो, जिस प्रकार से हमारा हिमाचल का नारा है कि हिमाचल प्रदेश श्रेष्ठ हिमाचल, सबसे ऊपर हिमाचल, सुंदर हिमाचल, तो मुझे लग रहा है हम इस इकोनॉमी को जो है वो पटरी के ऊपर ला सकते हैं अगर सभी लोग मिलजुल करके जो है वो इसके लिए काम करेंगे और ठान लेंगे कि हमने इस आपदा से उभरना है। तो लोगों का जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है। जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर हम हिम्मत करेंगे, हम सरकार को कोसने की जगह इस समय सरकार का योगदान जिस भी रूप में कर सकते हैं वो अगर देंगे तो हिमाचल फिर से जो है वहाँ जनजीवन जो है पटरी पर लौट आएगा। हम राजधानी शिमला की भी बात करना चाहेंगे क्योंकि राजधानी में इस बार बहुत प्राकृतिक आपदाएं आई, चाहे वो बादल फटने की घटना थी, समर हिल के पास हमने देखा है कि बादल फटने की घटना का जिक्र हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जो है दुर्भाग्यवश हो गई, और चाहे वो भूस्खलन की घटनाएं हैं जो जगह जगह हुई। लगभग राजधानी के आसपास के सभी रास्ते जो हैं वो 1 दिन 2 दिन या कुछ घंटों के लिए बंद हुए, और बहुत सारी अन्य छोटी मोटी आपदाएं जो हैं वो आई जिससे लोग बहुत परेशान रहे। यूँ लगने लगा जैसे राजधानी एक राख के ढेर पर बैठी है। पहले हर कोई व्यक्ति आना चाहता था कि मैं राजधानी में ज़मीन लूँ, राजधानी में मेरा घर हो, और आजकल पिछले कुछ दिनों में लोग कह रहे हैं कि राजधानी में रहने का शायद अब कोई इतना चार्म जो है वो नहीं रह गया है। तो राजधानी शिमला में, और एक बहुत सारे मीडिया में भी इस बात का जिक्र हुआ कि अंग्रेज़ों ने जिस समय राजधानी जो थी वो शिमला में बनाई थी तो वो केवल 30,000 लोगों के लिए जो है वो व्यवस्था करने की बात की गई थी, और अब आबादी कई गुना बढ़ गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे एक भूगोल शास्त्री होने के नाते कि क्या राजधानी में वाकई ही लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या क्या वजह है और किस तरीके से इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? साहब, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने जो है पूछा है। एक मैं ज्योग्राफर होने के नाते ये कहना चाहूँगा, ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ वेयर, व्हाई देयर एंड हाउ डू आई केयर, कौन सी चीज़ कहाँ पर है और वो चीज़ वहाँ पर क्यों है, और इसका अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका एक सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, पॉलिसी ओरिएंटेड सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि शिमला को अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे उन्होंने अपना एक समर कैपिटल जो है वो बनाया था। जी बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वो एक हेल्थ रिजॉर्ट को देख रहे थे
दे वर लुकिंग फॉर अ होम अवे फ्रॉम देयर ओन होम, जी जहाँ पर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो उनको मिलती। क्योंकि अगर आप भारत, उस टाइम का जो भारत था, जी नीचे प्लेन्स में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहर भी थे और वहाँ पर वो रह सकते थे, लेकिन उनका एक कंपल्शन था, हेल्थ या क्लाइमेटिक कंपल्शन था, उसकी वजह से वो शिमला में आए थे। और ये भी सही है कि उस टाइम शिमला जो है वो 25,000 लोगों के लिए बसाया गया था, लेकिन आज शिमला की जनसंख्या जो है वो कम से कम 2.5 लाख है और सराउंडिंग एरियाज़ की पॉपुलेशन जो ओवरस्पिल पॉपुलेशन होती है उसको मिला करके, टूरिस्ट की जनसंख्या मिला करके पॉपुलेशन जो है वो प्रेशर काफ़ी है और कम से कम 3 लाख से 3.5 लाख तक जो है वो एट ए टाइम शिमला में लोग रहते हैं। बिल्कुल। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि शिमला में इतनी आपदाएं क्यों आ रही हैं। पहले तो आप ये देखेंगे कि शिमला भी जो है वो जैसे पूरा हिमाचल अर्थक्वेक प्रोन जोन है जी बिल्कुल, और शिमला का जो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन होना चाहिए था वो हो चुका है जी। और अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि शिमला में जो है वो हाई राइज बिल्डिंग जो है वो बने जी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने, ताकि जितनी भी पॉपुलेशन है इसको हम यहाँ पर एकोमोडेट कर पाएं। टूरिस्ट का भी प्रेशर रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ की जो जियोलॉजी है इकोलॉजिकली काफ़ी फ्रेजाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ शिमला अर्बन डेवलपमेंट प्लान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अपनी अप्रूवल के लिए, क्योंकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला में जो बिल्डिंग बायलॉज हैं कि कितनी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जैसे 45 डिग्री स्लोप के बियॉन्ड हम जो है वो मकान नहीं बना सकते हैं और एनजीटी के मुताबिक यहाँ पर जो है वो 2 स्टोरी से ज़्यादा मकान नहीं बनने चाहिए, 2.5 स्टोरी। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी हाई राइज स्ट्रक्चर जो है वो बने हुए हैं जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हमारे जोनिंग होती है, अर्बन जो हमारा डेवलपमेंट प्लान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से हमें जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जिस प्रकार से आईपीसीसी की जो ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग क्लाइमेट स्मार्ट जो है वो डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, और दूसरा शिमला भी तो हम ये 100 जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें से एक स्मार्ट सिटी भी बना है, और जो जोनिंग है और लैंड यूज कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जी। तो किस प्रकार से कहाँ पर जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो होनी चाहिए। अंग्रेजों ने यहाँ पर जब आए तो आप देखिए कि अर्थक्वेक हेल्दी एक बिल्डिंग बनाई जी। उन्होंने जितनी भी बिल्डिंग बनाई जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर बनाई थी जी। हमारे पास एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो रेलवे बिल्डिंग भवन भी है, तो उसमें वो बिल्कुल अर्थक्वेक प्रोन है और उसका स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग है, काफ़ी स्पेसियस है, लेकिन सॉइल बियरिंग कैपेसिटी को एसेस करके जो है वो बनाया गया है। हमने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए, जैसे मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, स्लाइड स्कर्टिंग स्ट्रक्चर्स, स्लाइड स्कर्टिंग स्ट्रक्चर्स में इसलिए कह रहा हूं, जैसे आईजीएमसी का जो नया ब्लॉक बना है हॉस्पिटल का, और जो हमारे हाई कोर्ट में जो चैम्बर्स लॉयर्स का जो चैम्बर है, और इवन जो आपका होटल कॉम्बरमियर है, और उसके पास नियर बाय जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो वाटर स्प्रिंग्स के ऊपर बने हैं, और वहाँ पर सीजनल और पेरेनियल जो है वो नाले हैं। तो ये जो इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ये कंस्ट्रक्शन शिमला के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये बिल्डिंग बायलॉज का भी एक वायलेशन है। और दूसरा मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें सिस्मिक कम जो क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। तो जो आपने पॉपुलेशन प्रेशर की जो बात की है, आप देखिए कि नेक्स्ट 500 ईयर्स में आप विजुअलाइज करिए, कल्पना करिए कि नेक्स्ट 500 ईयर्स में शिमला की जो जनसंख्या है वो कम से कम मिलियन सिटी हो जाएगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार का हमारे यहाँ पर ये लैंडस्केप है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें शिमला को जो है ओवर क्राउडेड जो है वो करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी जो है वो डेवलप करनी चाहिए जिससे नियर बाई एरियाज़ को जो है वो सबर्ब एरियाज़ को डेवलप करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अंग्रेज़ों की तो कंपल्शन थी, हिमाचल की जो राजधानी है, मैं चंबा जिला के अति दुर्गम क्षेत्र चांजू से रहने वाला हूं, और मेरे गांव से स्टेट का जो कैपिटल है उसके लिए ट्रैवल टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, और जो नेशनल कैपिटल है उसके लिए ट्रैवल टाइम जो है वो कम लगता है। तो अगर हम, क्योंकि टूरिज्म जो है वो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, और हमें एक साइट सूटेबिलिटी एनालिसिस करना चाहिए शिमला का एज अ कैपिटल, यहाँ की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, यहाँ की क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं, इसका एक स्वॉक एनालिसिस करना चाहिए। और एक दूसरी साइट जो है वो राजधानी के लिए जो है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए,
और उसके लिए एक पेस्ट एनालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉलिटिकल विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही, लेकिन कार्यक्रम का समय लगभग जो है वो समाप्त हुआ जा रहा है। ये विषय इतना गंभीर है, इस विषय पर बहुत लंबी वार्ता की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि ये वार्ता आगे भी जो है वो जारी रहेगी। आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सरकार के ध्यानार्थ भी लाए, एक आम जनमानस के ध्यानार्थ भी लाए, और हमें बहुत उम्मीद है कि सभी दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। उनकी जिम्मेवारी का एहसास भी आपने उनको कराया। सरकार के अगर कुछ अफसरान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उन्हें भी बहुत कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से इनपुट जो है वो मिला। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।